क्या आपको पता है कि पेट्रोल का रेट बहुत जल्द 150 रुपीज़ पर लीटर हिट कर सकता है? गोल्ड प्राइसेस वैसे ही स्काई रॉकेट कर चुके हैं एंड 1 लाख पर 10 ग्राम टच कर चुका है एंड वापस आ चुका है। एंड बहुत जल्द आपके एलपीजी सिलेंडर के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। सेंसेक्स ऑलरेडी लगभग 600 पॉइंट्स गिर चुका है। एंड क्या आपको पता है इंडिया के कम से कम $600 मिलियन डूबने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है? कैसे? अभी बताता हूँ। अभी जो इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, ये इंडियन हिस्ट्री का डिफाइनिंग मोमेंट है। हम सब सोच रहे हैं कि ये एक नॉर्मल वॉर की तरह है, जैसे इजराइल और गाज़ा का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, या अफ्रीका में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट नहीं, ये वॉर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉर की वजह से ईरान से ज़्यादा इंडिया की मिडिल क्लास एंड इंडिया की ग्लोबल पावर बनने की जो एस्पिरेशंस है, उनकी बुरी हालत होने वाली है। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बनने की उम्मीद का फाइनल टेस्ट है। आइए साथ में जानते हैं कैसे। वेलकम टू द आज़ाद पॉइंट। तो पहले देखते हैं क्या हुआ कि हालात इतने खराब हो गए। 12 जून को इजराइल लॉन्च करता है ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के अगेंस्ट, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री लीडरशिप, मिसाइल बेसिस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया एंड काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी का बदला लेने के लिए ईरान लॉन्च करता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता है इजराइल के ऊपर। ज़्यादातर इजराइल का आयरन डोम उसे काउंटर कर लेता है, बट काफ़ी मिसाइल्स आयरन डोम को पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड इजराइल को हिट करते हैं। ईरान ने मोस्टली रेजिडेंशियल या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है एंड ईरान का अटैक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना कि इजराइल का। इजराइल ने काफ़ी डैमेज कर दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को साल 2 साल पीछे कर दिया है। बट ये सब हुआ क्यों? इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था? क्या उसे किसी ने उकसाया था? क्या ये कोई बड़े गेम की स्ट्रैटेजी है? क्या इंटरनेशनल स्टेज पे ईरान को बुली करने की कोशिश है? क्या ये यूएस का कोई स्ट्रैटेजिक मूव है ईरान को प्रेशराइज करने के लिए? एंड कमेंट करके बताओ, क्या इजराइल जैसा छोटा देश मल्टी फ्रंट वॉर सस्टेन कर सकता है? एक वॉर चल रहा है उसका गाजा में, दूसरा चला रखा है उसने ईरान के साथ। आइए देखते हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेलरेट कर दिया है एंड वेपन्स ग्रेड यूरेनियम की स्टॉक पाइलिंग कर रहा है एंड उसके पास लगभग 400 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम था, जिससे ईरान बहुत जल्द एटलीस्ट 10 एटम बम्स बना सकता था। जून 2025 की IAEA की रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया कि ईरान ने उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ को वायलेट किया है एंड न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। इसलिए इजराइल ने इसको एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट समझते हुए इस पर अटैक करा, सो दैट मिडिल ईस्ट में बैलेंस बन जाए। बिकॉज ईरान बहुत बार कह चुका है कि इजराइल शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड इजराइल को डर था कि अगर इनका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो सबसे पहला टारगेट इजराइल ही होगा। सेकेंड रीज़न था, यूएस और ईरान के डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो गए थे एंड इससे इजराइल को लगा कि ईरान बातों से नहीं मानने वाला है। इजराइल के पास बहुत एक स्मॉल विंडो थी ईरान के प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज करने की। ये तरीका था ईरान को डराने का कि अगर उन्होंने यूएस की बात नहीं मानी तो ये हाल होगा। ऑल्सो अनदर रीजन वॉज, यूएस एंड इजराइल के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इजराइल गाजा वॉर की वजह से ईरान स्पॉन्सर्ड हमास एंड हिजबुल्ला काफ़ी वीकन हो चुके थे, उनकी मिलिट्री लीडरशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये सही टाइम था ईरान को और डोमिनेट करने का, ईरान को और प्रेशराइज करने का। अनदर मेन रीज़न वाज, क्योंकि इजराइल गाजा वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मच रखा है, उसकी वजह से नेतन्याहू पे काफ़ी क्रिटिसिज्म था, इंटरनल प्रेशर था उसी के देश में। तो उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ईरान पर अटैक करना ज़रूरी था, सो दैट एक नया एनिमी खड़ा कर दिया जाए एंड सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। पर इस ईरान एंड इजराइल वॉर की दिक्कत यह है कि मोदी सरकार इसराइल को अपना दोस्त बताती है एंड ईरान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर। इस वॉर में इंडिया की हालत ऐसी हो रखी है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने रशिया को कभी कंडेम नहीं करा, सिमिलरली इजराइल एंड गाजा वॉर में इजराइल को पूरा सपोर्ट किया, बट इंडिया ईरान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने रशिया का सपोर्ट क्यों नहीं करा जब रशिया इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा था? बट ऐसा क्या है कि अगर इजराइल जीतता है, इस वॉर की वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रुक सकती है या स्लो हो सकती है? आइए देखते हैं आगे। पहला, इंडिया को ईरान की ज़रूरत क्यों है? पहला पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है एंड यूएस की सैंक्शंस लगने से पहले ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था एंड
इंडिया का 80 to 90% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसमें से 40% सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। यहाँ से इंडिया का 68% ऑफ ऑयल इंपोर्ट आता है एंड 50% ऑफ LNG आता है। सेकेंड पॉइंट है ट्रेड कनेक्टिविटी। इंडिया ने लगभग $500 मिलियन खर्च करके चबाहार पोर्ट बना रहा है टू काउंटर चाइना पाकिस्तान का गवादर पोर्ट। एंड अगर ये वॉर चलता है तो चबाहार पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में डिलेज होंगे एंड मोस्ट लाइकली अगर सरकार पलट गई एंड मॉलडीव्स की तरह कोई एंटी इंडिया सरकार आई तो पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। एंड इंडिया एंड ईरान का ट्रेड ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक का है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस एंड टी एंड ईरान से ड्राई फ्रूट्स आते हैं एंड अदर थिंग्स। इस वॉर का अगला इम्पैक्ट पड़ेगा INTSC पे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मुंबई से लेकर वाया ईरान रशिया को कनेक्ट करता है, जिससे ट्रांजिट टाइम 40% तक रिड्यूस हो जाता है एंड स्यूज कनाल के कंपैरिजन में ये इंडिया के लिए 30% चीपर है एंड इंडिया के लिए एक गेटवे है रशिया एंड सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए। ऑल्सो ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है चाइना एंड पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में काउंटर करने के लिए एंड चाइना की यूरेशिया में मोनोपोली को रोकने के लिए। सो फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू ईरान इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन ट्रेड को, इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वाई इंडिया नीड्स ईरान इज जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग करने के लिए। ईरान के थ्रू इंडिया पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में आइसोलेट एंड कंटेन कर पा रहा है एंड इंडिया इज एबल टू एंगेज विद सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान पर इंडिया का इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ है। अदरवाइज इंडिया में टेररिज्म और बढ़ जाएगा ईरान के हटते ही। अब बात करते हैं वाई इंडिया नीड्स इजराइल एंड क्यों इंडिया इसको अपना एक दोस्त बोलता है। इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था 1971 वॉर में भी, ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया को अभी ऑप्शन दूर में भी। पहला रीजन है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है रशिया के बाद एंड इजराइल का 40% ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया को आता है, जैसे कि फैल्कन एवैक्स, बराक 8 मिसाइल सिस्टम्स, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स, हिरॉन एंड सर्चर ड्रोन्स। इसके अलावा इजराइल इंडिया को ओपनली सपोर्ट करता है ड्यूरिंग वॉर एंड काउंटर टेररिज्म ऑप्स, जैसे कि कारगिल वॉर में इजराइल ने इंडिया को अर्जेंट बेसिस पर एम्यूनिशन, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था एंड सेम कार्रवाई 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स में की थी। नेक्स्ट रीजन है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल गेन्स। इंडिया एंड इजराइल का ट्रेड लगभग $3 to 4 बिलियन है एंड 2023 में ये $11 बिलियन तक चला गया था, जिसमें डायमंड्स, टेक, फार्मास्यूटिकल्स सब कुछ इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया के क्लीन गंगा मिशन में इजराइल की टेक्नोलॉजी ही यूज हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। इजराइल एंड इंडिया दोनों देशों का एक कॉमन एनिमी है, वो है टेररिज्म। इजराइल के गल्फ नेशंस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिलता है बिकॉज ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड इजराइल के थ्रू ही इंडिया इज पार्ट ऑफ I2U2 दैट इज इंडिया इजराइल UAE एंड US ग्रुप, जिसकी वजह से इंडिया को फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक एंड टेक शेयरिंग होती है, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अब देखते हैं कि क्यों ये वॉर इंडिया के लिए एक घाटे का सौदा है। लड़ कोई और रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को हो रहा है। ऐसा क्यों है ये देखते हैं। फर्स्ट रीजन इज इंडिया के इन्फ्लेशन रिस्क्स, क्योंकि इस वॉर की वजह से ऑयल मार्केट में उछाल आया है एंड यही देखने को मिला जब सिर्फ एक दिन में ब्रेंट क्रूड का प्राइस 7% से 12% तक फ्लक्चुएट हुआ है एंड $78 पर बैरल हो गया है। एंड अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये प्राइस बहुत जल्दी $120 से $150 तक जंप कर सकता है, जिसका सीधा ट्रांसलेशन है कि आपका पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, आपका सिलेंडर महंगा हो जाएगा। एंड सीतारमन जी इतनी भली नहीं है कि हमको कोई सब्सिडी देगी या कोई डिस्काउंट देगी बिकॉज ऑफ वॉर इन मिडल ईस्ट। अगला नुकसान इस वॉर से ये हो रहा है कि देयर आर चांसेस कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है या डिसरप्ट किया जा सकता है। इस वॉर की वजह से इंडिया के हर सेक्टर पे असर पड़ रहा है, जैसे कि गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी 1 लाख टच कर चुके हैं एंड ऐसे ही रहा तो क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आगे चल के गोल्ड को अफोर्ड भी कर पाएंगे? ऑल्सो ईरान इंडिया से लगभग 6,000 करोड़ का बासमती राइस खरीदता है, दैट इज इंडिया का लगभग 12% बासमती राइस सिर्फ ईरान जाता है। एंड इस वॉर की वजह से बासमती राइस का रेट गिर गया है, एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं एंड इस वॉर के चलते इंडियन एक्सपोर्टर्स की 1200 करोड़ या फिर $140 मिलियन की पेमेंट अटक गई है, जो कि ईरान गवर्नमेंट ने अभी पे करने से मना कर दिया है। तो जितना लंबा ये वॉर खिंचेगा उतना प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पे आता जाएगा। इसके साथ साथ
जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होगा, शिपिंग कंपनीज को केप ऑफ गुड होप होके अफ्रीका का चक्कर काट के जाना पड़ेगा यूरोप एंड रशिया को एक्सेस करने के लिए, जिससे कॉस्ट लगभग 45 to 50% इंक्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसराइल ईरान वॉर के चलते एयर स्पेस क्लोज हो गया है एंड सारी फ्लाइट्स को ईरानियन एयर स्पेस बाईपास करके जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई हैं या कैंसिल हो गई हैं एंड फ्यूल कॉस्ट 30% तक बढ़ गया है। तो अब तक ये समझा कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई एंड ये वॉर बढ़ा तो इंडिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक लगेगा। बट क्या आपको पता है कि इससे जो रीजनल पावर शिफ्ट भी होगा? जो पावर स्ट्रगल अभी इंडिया चाइना के बीच में चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, वो अब एक तरफा हो सकता है। इससे चाइना पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकती है। क्या आपने सोचा है जो सरकार ने लगभग 90,000 करोड़ कश्मीर में लगाए हैं वो सब मिट्टी में मिल सकता है? आइए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं रीजनल पावर डायनामिक्स। पहला नुकसान होगा स्ट्रेटेजिक। ईरान के रहते हुए यूएस पाकिस्तान एक्सेस बैलेंस रहता था एंड पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। जैसे ही डिप्लोमेसी फेल हुई एंड ईरान की सरकार गिर गई, सबसे पहले आएगी वहाँ पे एक प्रो यूएस सरकार या यूएस पपेट गवर्नमेंट। एंड डोनाल्ड ट्रंप के हालचाल आपने देख ही लिए हैं, कभी इधर कभी उधर। एंड जिस तरह यूएस पाकिस्तान को कंट्रोल करता है उसी तरह यूएस ईरान को कंट्रोल करेगा। जो हाल इराक का हुआ था वही हाल ईरान का होगा। तो इसराइल से लेकर पाकिस्तान तक इस पूरे एरिया को यूएस कंट्रोल करेगा एंड यूएस किसी का साथी नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज एंड फंडिंग मिलेगी एंड इसी की वजह से इंडिया में टेररिज्म और बढ़ सकता है। एंड इसलिए कहा था कि जो भारतीय सरकार ने कश्मीर में 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जो 43,000 करोड़ का उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक बना है, उस पर खतरा आ सकता है एंड पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंडिया एंड ईरान की ट्रेड डील्स डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपीज एंड रियाल में होती थी एंड इसके थ्रू इंडिया और ईरान यूएस सैंक्शंस को इवेड कर सकते थे। बट सरकार बदली होने के बाद ये एडवांटेज भी इंडिया से छिन जाएगा। अनदर पॉइंट इज ईरान कभी भी प्रो चाइना नहीं रहा है, इसलिए चाइना का वन बेल्ट वन रोड या फिर सीपेक जैसा कोई प्रोजेक्ट या फिर चाबर पोर्ट चाइना पे नहीं गया। इसलिए ईरान एक इम्पोर्टेंट एलाय है मिडल ईस्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ईरान के थ्रू इंडिया यूएस एंड चाइना एंड पाकिस्तान तीनों को बैलेंस कर सकता है एंड ये दिखाता है कि वाई ईरान इज सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया। एंड जैसा कि पहले बताया एंड ईरान की वजह से ही अफगानिस्तान में तालिबान शांत बैठा है, अफगानिस्तान में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है एंड इन्हीं के थ्रू इंडियन एजेंसीज को पाकिस्तानी टेररिस्ट की मूवमेंट पता चलती रहती है। तीसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट शिफ्ट जो होगा वो है अगर ईरान इस वॉर में जीत जाता है एंड न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता है, बना लेता है, उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक आर्म्स रेस चल जाएगी, जैसे कि यूएस रशिया एंड चाइना के बीच में थी कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएगा। उसी तरह सऊदी, टर्की, यूएई, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी अपने आप को ईरान से सेफगार्ड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना चाहेंगे एंड इसके लिए बेस्ट सोर्स होगा पाकिस्तान एंड जिससे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। चौथा हेडेक जो इंडिया के लिए बढ़ेगा इस वॉर के कंटिन्यू रहने से वो है रेफ्यूजी क्राइसिस। लगभग 8 मिलियन इंडियंस हैं मिडिल ईस्ट में एंड जैसे ही वहाँ पे हालात बिगड़ेंगे वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस मचेगा, जो या तो वापस इंडिया आना चाहेंगे या बाकी मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज की तरफ शिफ्ट होंगे। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पे एडिशनल प्रेशर बनेगा उनकी घर वापसी करवाने का। अब तक हमने देखा कि इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इंडिया का कितना इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है एंड आप कमेंट करके बताओ क्या आपको लगता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा या फिर वेपन्स की डेवलपमेंट बंद कर देगा। एंड कमेंट करके बताओ कि मिडिल ईस्ट से ऑयल लेने के बजाय इंडिया के पास और क्या ऑल्टरनेटिव है, किस तरह इंडिया अपना मिडिल ईस्ट का ऑयल डिपेंडेंस कम कर सकता है। तो इसलिए इजराइल ईरान वॉर कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी की अग्नि परीक्षा है, जिसको पास करके ही इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने का सपना देख सकता है। बट फिर भी कहूँगा कि इंडियंस को इन्फ्लेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, अपनी सुरक्षा की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे एक और एनालिसिस में। बी आज़ाद। जय हिंद।